Now, IIT JEE 2011 पेपर 1 सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें एससीक्यू में जो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, थैलीमाइड का केमिकल रिएक्शन पहले KOH के साथ फॉलोड बाई बेंजीन पे Br CH2 और Cl लगा हुआ है। किसी भी क्वेश्चन को करने से सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स में कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और कहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका एक होगा सबस्ट्रेट, एक होता है रिएजेंट, सॉल्वेंट और फाइनल इज द प्रोडक्ट। इट मीन्स अगर मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को एनालाइज कर रहा हूँ तो उसमें यही चार्ज ही होती है। सबस्ट्रेट जिसके ऊपर हमें केमिकल रिएक्शन करने हैं, रिएजेंट जो इसके ऊपर अटैक करता है, सॉल्वेंट जो इन दोनों को डिसॉल्व करता है और प्रोडक्ट जो फाइनल एल्ड होता है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें सॉल्वेंट लिखा हुआ नहीं होता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो सॉल्वेंट लिखा हुआ नहीं। तो हम अगर क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले क्या सोचें, तो उसमें हमें सबसे पहले सोचना होता है रिएजेंट। अगर कोई भी काम वीक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो सकता है तो उसमें हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए एसएमआर रिएक्शन को अगर जनरली एनालाइज करो तो उसमें वाटर लिखा हुआ मिलेगा, मिथेनॉल लिखा हुआ मिलेगा, मैक्सिमम लेवल पे चले तो इथेनॉल लिखा हुआ मिलेगा, दिया वीक न्यूक्लियोफाइल। अगर रिएक्शन वीक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा नहीं हो रहा है, इन दैट केस ओनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स आर कंसिडर्ड। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब KOH, NaOH, इसको यूज करेंगे। इसलिए SN2 रिएक्शन सोचोगे तो वहां पे दिखेगा आपको KOH या NaOH या मिथॉक्साइड, मैक्सिमम लेवल चले तो इथॉक्साइड। अगर एलिमिनेशन सोच रहे हैं तो वहां पे दिखाई देगा अल्कोहल, मतलब E1 रिएक्शन सोचना है, वीक बेस है। लेकिन अगर एल्कोक्साइड दिख रहा है, एल्कोहलिक KOH दिख रहा है, मतलब वहां पे हमें E2 सोचना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना है रिएजेंट, उसके बाद हमें देखना है सबस्ट्रेट और लास्ट लेवल पे हमें सोचना है वो है सॉल्वेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन को एनालाइज करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ लिखा हुआ KOH, मतलब ये बेस भी हो सकता है और एक न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, अच्छा बेस हो सकता है। तो हम सबस्ट्रेट में अब एनालाइज करें तो एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो या तो ये एक बेस की तरह यहाँ अटैक कर सकता है या एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक कर सकता है। तो अगर हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सोचें तो कार्बन के पास अटैक और एसिड बेस रिएक्शन सोचे तो प्रोटॉन के पास अटैक, और एसिड बेस रिएक्शंस आर जनरली फास्टर एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो इसीलिए ये एक बेस की तरह इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनके पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो पहले लेवल पे अगर बेस ने प्रोटॉन को खींचा तो यहां से बन जाएगा वो नेगेटिव चार्ज और K प्लस, तो आपने सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन करेगा और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन करने के थ्रू ये जो कंपाउंड बना लेगा वो हो जाएगा बेंजीन, ऊपर कोई भी चेंज नहीं है, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव और इस पर्टिकुलर पे हम देखें तो CO। तो सिस्टम में या तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है या सिस्टम में ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो या तो ये अटैक कर सकता है अब किसी सबस्ट्रेट के ऊपर या ये अटैक कर सकता है किसी सबस्ट्रेट के ऊपर। तो ऑक्सीजन और अगर नाइट्रोजन में कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसीलिए हमें सोचना है कि इन दोनों न्यूक्लियोफाइल्स में अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमें नहीं सोचना है। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में दो जगहों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। लेकिन अगर इसको एनालाइज करें तो यहाँ पे रेजोनेंस है। इट मींस इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, लेकिन इसमें देखें तो पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल का जिस कार्बन पे अटैक सोचना है वो कार्बन ये होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग Cl हमें निकाल लेना है। तो इन्होंने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन में एक बार इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ का आकर इसको इसके साथ जोड़ा और ऑप्शन है एक बार इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे कराकर इन्होंने इसको जोड़ा, वो ऑप्शन है B। एक बार इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर कराकर इसको जोड़ा, वो ऑप्शन है C। और एक बार इसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पे कराया और ये पर्टिकुलर पार्ट जोड़ा और वो ऑप्शन है D। तो हमें दिमाग में रखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में तुलना करें तो ऑक्सीजन विल हैव ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू नाइट्रोजन विल हैव ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन होगा और वो इसके ऊपर अटैक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करें तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है
among the following compound the most acidic is, एसिडिक में इन्होंने ऑप्शन दे रखा है पहला पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये ऑप्शन है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल और पैरा पोजीशन के पास नाइट्रो। सेकंड जो ऑप्शन है वो है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मतलब सिस्टम के पास एक बेंजोइक एसिड है और इस बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। थर्ड है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। और लास्ट ये कह रहा है पैरा टॉलुइक एसिड, तो पैरा टॉलुइक एसिड मींस कि सिस्टम में टॉलवीन है और इसी टॉलवीन से एक इन्होंने COH ग्रुप लगा रखा है, मतलब बेंजोइक एसिड और टॉलवीन का कॉम्बिनेशन टॉलुइक एसिड। तो क्वेश्चन कह रहा है पैरा, इट मींस C3 की पोजीशन यहाँ पर होगा। अगर बात करता मेटा तो यहाँ होता, ऑर्थो मतलब यहाँ होता। इन्होंने ये चार कंपाउंड दिए और पूछा हुआ कि इन चारों में मोस्ट एसिडिक कौन सा है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें ये पता करना हो कि रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हमें सबसे पहले प्रोटॉन निकालकर उसका कॉन्जुगेट बेस बना लेना है और कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लेनी। तो पहले वाले केस में अगर मैं प्रोटॉन को निकालकर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड बनेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं प्रोटॉन को निकालूं तो ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट बनेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालूं तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालूं तो ये पैरा मिथाइल बेंजोएट है। अब इन्हीं चारों में स्टेबिलिटी में कंपेयर करना है कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसका एसिडिक कैरेक्टर हाईएस्ट। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें -M है, लेकिन -M है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। इस पर्टिकुलर केस में -M है, लेकिन ये -M है CO का। इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो -M है और -M CO, यहाँ पे -M C। इट मींस इनकी स्टेबिलिटी इसकी स्टेबिलिटी से हाईएस्ट है। लेकिन इन तीनों में अगर ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर में ऑर्थो हाइड्रोक्सी में एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे एब्सेंट है। इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैव मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, इसलिए उसकी एसिडिक कैरेक्टर सबसे हाईएस्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालाइज करो। इन्होंने मल्टीपल करेक्ट आंसर दिया हुआ है और इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है among the given option the compound or compounds in which all the atoms are in one plane in all possible conformations if any is or are। तो पहला जो इन्होंने ऑप्शन दिया वो ऑप्शन है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड CH2। जो सेकंड ऑप्शन इन्होंने पूछा वो है हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन से हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड। सी जो ऑप्शन इन्होंने पूछा वो है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और डी जो ऑप्शन इन्होंने पूछा वो है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो अगर इस क्वेश्चन का एनालाइज करें और ये पता करें कि कोई ऐसा तो नहीं है जो प्लेन में, तो इस पर्टिकुलर फॉर्म का एनालाइज करो तो सिंगल बॉन्ड के अलोंग दोनों डबल बॉन्ड एक साइड है, तो इसको हम कहते हैं S सिस। लेकिन इसी पर्टिकुलर में अगर हम इसका रोटेशन करें और रोटेशन के अलोंग इसको तो फिक्स कर दें CH2 और H, लेकिन इस कार्बन के अलोंग अगर हम डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर करते हैं और ये बनाते हैं तो हम सिंगल बॉन्ड के अलोंग यहाँ पे हम देख रहे हैं S ट्रांस, सिंगल बॉन्ड के अलोंग ट्रांस। तो अगर मैं इसी कंपाउंड को ऐसा सोचता हूँ कि ये कंपाउंड है जिसमें सिंगल बॉन्ड के अलोंग दोनों डबल बॉन्ड एक साइड है, तो ये होगा S सिस। इसको मैं एक प्लेन में ले सकता हूँ, एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैं इसी पर्टिकुलर में सिंगल बॉन्ड के अलोंग इसमें रोटेशन चालू करूँ तो रोटेशन के अलोंग ये जो कन्फॉर्मेशंस क्रिएट हो रहे हैं ये कन्फॉर्मेशंस अबव द प्लेन और फाइनली जो S ट्रांस बनेगा सिंगल बॉन्ड के अलोंग दोनों ट्रांस बनेंगे, ये भी एक प्लेन में होगा। इट मींस S ट्रांस प्लेन में है, S सिस प्लेन में, लेकिन ये जो डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस हैं जो S ट्रांस को S सिस में कन्वर्ट करना है ये इनफाइनाइट कन्फॉर्मेशंस आर अबव द प्लेन। तो इसका मतलब ये सारे कन्फॉर्मेशंस प्लेन में नहीं है, तो ऑप्शन गलत है। अगर सेकंड को एनालाइज करो तो सेकंड वाले एनालिसिस में एक जगह पे इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड ले रखा है और एक जगह पे इन्होंने डबल बॉन्ड ले रखा है, मतलब कंपाउंड कोई ऐसा है इस पर्टिकुलर पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो अगर मैं इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन सोचूं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन सोचूं तो ये मॉलिक्यूल एक प्लेन में होगा, ये मॉलिक्यूल एक प्लेन में होगा। अगर मैं कितना भी रोटेट करूं सिस्टम प्लेन में ही होगा। इट मींस ये कंपाउंड प्लानर है। अगर थर्ड वाले का एनालाइज करें तो इस पर्टिकुलर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है
यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये दोनों हाइड्रोजन मतलब एक प्लानर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर डी वाले केस में एनालाइज करो तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेन में है, लेकिन इस पर्टिकुलर का हाइड्रोजन एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो एलियंस जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो, एलियंस जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो, एलियंस उस कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें एक ही कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं या 2 3 4 5 डबल बॉन्ड्स होते हैं। आगे बढ़ते चले जाएं, लॉन्ग चेन की बात करें तो कार्बन बैलेंस सेटिस्फाइड करते हुए अगर डबल बॉन्ड्स कंटिन्यूअस हैं तो सारे कंपाउंड को बोलते हैं एलियंस। तो यहाँ पे इन्होंने 3 कार्बन का एलियन लिया। तो इस पर्टिकुलर में देखा जाए तो इवन एलियंस विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैव एटम्स इन डिफरेंट प्लेन। दैट मींस इस पर्टिकुलर की बात करें वो भी प्लेन में नहीं। क्लियर? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर एनालाइज करें तो मैंने पूछा एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है और इस कॉम्प्रिहेंशन में इन्होंने पूछा हुआ है कि एन एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पी कोई ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है एन एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पी हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H10 जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H10 gave acetone as the only organic product through the following sequence of reaction in which Q is an intermediate। तो दे रखा है कि P के ऊपर अगर हमने पहले लेवल पे डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 का ट्रीटमेंट करते हैं इससे कुछ कंपाउंड मिलेगा। इसके ऊपर सेकेंड स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड का ट्रीटमेंट करते हैं इथेनॉल के साथ तो कुछ कंपाउंड मिला। थर्ड स्टेप में इसी के ऊपर अगर हम डाइल्यूट एसिड डाल दें तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड होता है Q। और इस Q के ऊपर अगर हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट करें मतलब डिहाइड्रेशन करें, वाटर को सिस्टम से निकालें, फॉलोड बाई अगर इस कंपाउंड के ऊपर हम ओजोनोलिसिस कराएं, फॉलोड बाई इस कंपाउंड के ऊपर अगर हम ओजोनोलिसिस कराएं तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड होता है एसीटोन। वो कंपाउंड है एसीटोन। तो क्वेश्चन पूछ रखा है कि ये P कौन सा कंपाउंड है और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड Q इज, मतलब हमें बताना है P और Q क्या है। अब एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि P एक एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे हो तो सबसे पहले उस कंपाउंड में उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU निकाल लेना है। और DU के लिए मैंने फार्मूला पहले ही बता रखा होगा कि कार्बन का नंबर को दोगुना करना है, 2 जोड़ने हैं, हाइड्रोजन को घटाने हैं, हेलोजन को घटाने हैं, नाइट्रोजन को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है और जो पार्ट एब्सेंट हो उसको छोड़ देना है। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग अगर DU निकालो तो DU आएगी 2। और या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या तो 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं या एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो सकता है या 2 रिंग्स हो सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन है। और इसके ऊपर क्वेश्चन कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट करना है और मरकरी सल्फेट के साथ। तो अल्काइंस का रिएक्शन याद करो कि अल्काइंस के ऊपर अगर हमने वाटर का एडिशन किया है इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+, इट मींस कहीं ना कहीं सिस्टम अल्काइंस है और DU सपोर्ट कर रहा है कि अल्काइंस हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये कोई एक अल्काइंस है। हमें ये क्लियर नहीं है कि क्या ये अल्काइन टर्मिनल है या ये अल्काइन नॉन टर्मिनल है, क्या ये सिमेट्रिकल है या ये अनसिमेट्रिकल है, ये क्लियर नहीं। बस ये क्लियर है कि ये कोई अल्काइन हो सकती है। और इस अल्काइंस के ऊपर अगर हम हाइड्रोजन वाटर का एडिशन करें तो वाटर का एडिशन करें तो इट मींस यहाँ जो कंपाउंड मिलने वाला होगा वो या तो एल्डिहाइड मिलेगा या तो हमें कीटोन मिलेगा। क्लियर? अगर हम H ले लें तो भी यहाँ पे H जोड़ सकते हो, मतलब कीटोन मिलेगा। तो फाइनली H को हटा भी दें, मार्कोनी का फुल यूज होते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में हमें सिस्टम से कीटोन मिलेगा। अब अगर एनालाइज करें कि इसके बाद कह रहा है कि इसके ऊपर रिडक्शन करा दें और कीटोन के ऊपर रिडक्शन कराने से हमें जो मिलेगा वो होगा अल्कोहल। और ये अल्कोहल सेकेंडरी नेचर का होगा, सेकेंडरी अल्कोहल सोचने। इसके बाद कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब डिहाइड्रेशन कराना है। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन कर दिया, प्रोटॉन देकर अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद कह रहा है ये कि Q के ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब डिहाइड्रेशन कराना है।
तो अल्कोहल के ऊपर डिहाइड्रेशन से हमें जो कंपाउंड मिलेगी वो कंपाउंड होगी अल्कीन। अब इसी अल्कीन के ऊपर ओजोलिसिस करानी है, पहले ओजोनाइड फिर उसको तोड़ देना है, और तोड़ने के बाद हमें जो कंपाउंड मिल रहा है वो कंपाउंड कह रहा है कि ये है एसीटोन। अब इसी को बैक साइड से इधर भागना है, मतलब अगर हम इसी कीटोन को जोड़ दें, एसीटोन को जोड़ दें, तो हमें मिल जाएगी अल्कीन। हमने अल्कीन गेन कर लिया। तो पहला ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि अगर इसी में वाटर को ऐड कर दें तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो कि अगर हमने यहाँ पे OH जोड़ दिया और यहाँ पे H जोड़ दिया तो हमें जो अल्कोहल मिलेगा वो अल्कोहल का नेचर होगा टर्सरी। लेकिन टर्सरी अल्कोहल किसी भी कीटोन के रिडक्शन से नहीं मिलता है। इट मींस कहीं ना कहीं क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का है। तो हमें करना क्या है कि इसी मिथाइल को यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट कर देना, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो अल्कोहल सोचना है वो अल्कोहल ऐसा बन जाएगा। इसमें कि यहाँ से आप जब प्रोटोनेशन कराओगे तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, मिथाइल की शिफ्टिंग होगी, नया कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और फिर प्रोटॉन निकल कर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये अल्कोहल किसी कीटोन के रिडक्शन से मिला हुआ है। तो कीटोन के बारे में अगर सोचें तो वो कीटोन हो जाएगा ये, और ये कीटोन किसी अल्काइंस के ऊपर वाटर का एडिशन से आया हुआ है। तो इसी पर्टिकुलर में अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड बना दूं, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दूं, तो जो अल्काइन से मिल जाएगी वो अल्काइन ये हो जाएगा। तो P जो कंपाउंड है वो ये है, Q जो कंपाउंड है वो ये अल्कोहल है, और R जो कंपाउंड बन जाएगा ये जो इन्होंने एसीटोन दे रखा है। ठीक, तो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि P क्या है और साथ में Q क्या है। तो ऑप्शन इन्होंने दे रखा है एक जगह पे P के बारे में, कि P जो ऑप्शन दे रखा है वो है CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड C। इट मींस हेक्सेन 1 आयन, गलत है। सेकंड कह रहे हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, मतलब हेक्सेन 3 आयन, ये भी गलत है। थर्ड जो ऑप्शन दे रहे हैं वो दे रहे हैं CH3 CH CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये भी गलत है। और लास्ट जो ऑप्शन दे रहे हैं वो दे रहे हैं ये मॉलिक्यूल। 13th वाले क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड Q इज, तो Q आपने गेन कर रखा है, वो कंपाउंड ये है, तो इनके हिसाब से जो ऑप्शन था वो ऑप्शन था B। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है वो है अ डाइपेप्टाइड। मतलब ये जो क्वेश्चन इन्होंने राइज किया वो क्वेश्चन है अमीनो एसिड का, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इन्होंने पूछा अ डेकापेप्टाइड, सॉरी फॉर द करेक्शन, डेकापेप्टाइड मींस कि इसके अंदर 9 अमाइड लिंकेज है, पेप्टाइड लिंकेज है। डेका नाम से लग रहा होगा 10 है, लेकिन ओरिजिनली एक डाइपेप्टाइड बनाने में या एक पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में 2 अमीनो एसिड का यूज होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डेकापेप्टाइड, इसका मतलब 9 अमाइड लिंकेज सिस्टम के अंदर होंगी। तो क्वेश्चन डेकापेप्टाइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 796, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मतलब अगर ये एक्सेस में हमने वाटर डाल दिया और इसकी हाइड्रोलिसिस का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव ग्लाइसिन CH2 NH2 COOH, ये कंपाउंड है ग्लाइसिन, मॉलिक्यूलर वेट है 75, एंड एलानिन एंड CH3 CH NH2 COOH, ये एलानिन, स्ट्रक्चर उन्होंने दिया नहीं है। एंड थर्ड है फेनिल एलानी, मतलब कोई डेकापेप्टाइड है जिसके ऊपर हाइड्रोलिसिस करने से हमें ग्लाइसिन मिल रहा है, एलानिन मिल रहा है और साथ में फेनिल एलानिन मिल रहा है। द ग्लाइसिन कंट्रीब्यूट्स 47%, इस ग्लाइसिन का जो अमाउंट है वो है 47% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। द नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट प्रेजेंट इन द डेकापेप्टाइड इज, मतलब ये पूछ रहा है कि कितना ग्लाइसिन मॉलिक्यूल सिस्टम के अंदर मौजूद है। अब चेक करते हैं। सबसे पहले हम ये निकाल लें कि इस पर्टिकुलर अमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन तब हुआ होगा जब सिस्टम से हर एक स्टेप में वाटर का निकलना होगा, मतलब इसी में 9 वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ दें। तो इसका मतलब अगर एक वाटर मॉलिक्यूल के बारे में सोचें तो 16 + 2
इट मीन्स 18 मॉलिक्यूलर मास है और टोटल में 9 वाटर मॉलिक्यूल हैं, इट मीन्स 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 162। तो 162 वाटर का प्लस 796 इस डेकापेप्टाइड का टोटल मास। तो इट मीन्स अगर हम जोड़ दें तो यहाँ 8 5 958 वाटर के साथ डेकापेप्टाइड का मास है। अब उसी पर्टिकुलर से हमें ये तीनों का फॉर्मेशन मिल रहा है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक यूनिट 75 और टोटल मास है 957 और 957 में केवल हमें 47% ग्लाइसिन है। इट मीन्स पहले इसका हम 47% निकाल लें जिससे हमें पता चल जाएगा कितने ग्लाइसिन है। तो इसका मतलब अगर हम 958 का 47% निकालें, इसका 47% निकालें तो ये जो वैल्यू आएगी 450। इट मीन्स ग्लाइसिन का जो टोटल मास है वो ग्लाइसिन का टोटल मास है 450। अब क्वेश्चन कर रहा है कि एक ग्लाइसिन का जो मास है वो है 75 और एक ग्लाइसिन का मास 75 है और टोटल ग्लाइसिन का मास इसके अंदर 450 है। तो इसको 75 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी 6। तो इट मीन्स इस पर्टिकुलर डेकापेप्टाइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स हो जाएंगे, वो यूनिट्स हो जाएंगी 6। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा वो है टोटल नंबर ऑफ अल्कीन। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ अल्कीन पॉसिबल बाई डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, मतलब हमें HBr को निकालना है। डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। मीन्स पहले आप हेक्सेन बना लो और क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ब्रोमो तो यहाँ पे आप ब्रोमीन लगा लो। 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन यूजिंग अल्कोहलिक केवेज। तभी मैंने शुरू में बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में अगर अल्कोहलिक केवेज लिखा है मतलब एल्कोक्साइड का ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, मतलब E2 रिएक्शन की बात हो रही है और E2 रिएक्शन की बात हो रही है मतलब हमें कार्बोकैटायन नहीं सोचना है और जस्ट अल्फा बीटा बीटा और बीटा। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालना है और अल्फा पोजीशन से हेलोजन निकालना है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है। दैट मींस अगर एक पॉसिबिलिटी देखें तो केमिकली डिफरेंट पोजीशन यहाँ भी है और ये भी केमिकली डिफरेंट है और ये भी केमिकली डिफरेंट है। यहाँ पे आपने 2 कार्बन ले रखा है, यहाँ पे 3 कार्बन ले रखा है। तो एक बार डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हो सकता है, एक बार यहाँ हो सकता है और एक बार यहाँ हो सकता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें, कॉरस्पॉन्डिंग अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें तो एक स्ट्रक्चरल आइसोमर ये होगा, दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर ये होगा और तीसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर हम सोचें तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर ये हो जाए। लेकिन क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ अल्कीन पॉसिबल। इट मींस हमें स्ट्रक्चरल भी देखना है, ज्योमेट्रिकल भी देखना है और साथ में ऑप्टिकल भी देखना है। तो स्ट्रक्चरल का पॉइंट ऑफ व्यू तो 3 है। अब ज्योमेट्रिकल देखते हैं तो ज्योमेट्रिकल मतलब रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन और रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इस पर्टिकुलर कार्बन अगर एनालाइज करो तो H और CH3 रेस्ट्रिक्शन भी है और डिफरेंट एटम भी है। इसके अलावा भी साइक्लोपेंटाइल और यहाँ पे प्रोपाइल। इट मींस ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है और जब ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो एक होगा सिस और दूसरा होगा ट्रांस। इसमें एनालाइज करें तो यहाँ भी इस कार्बन में साइक्लोपेंटाइल और साथ में इथाइल, यहाँ H और इथाइल। इट मींस ये भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है और इसके अलावा भी हम सोचेंगे सिस और ट्रांस। लेकिन इसमें अगर एनालाइज करें तो इस कार्बन पे CH2 सेम है। इट मींस ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है और जब ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है तो इसके अलावा जिसकी बात करेंगे वो केवल एक आइसोमर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे वो वैल्यू हो जाएगी 5। तो क्वेश्चन आसान होते हैं, बस हमें हिम्मत से काम लेना है और सही तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है।